शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं, जहां अलग अलग गांव के लोग संगरूर के मोनक और खनौरी इलाके के दर्जनों गांवों में फंसे लोगों के लिए अनाज, पैसा और भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल संगरूर के मोनक और खनौरी इलाके के कई गांव घग्गर नदी में आई बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों का संपर्क मुख्य रास्तों से कट गया है। आर्मी और एनडीआरएफ बचाव कार्य में लगी हुई है। इस बीच वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर अलग अलग गाँव के लोग गली गली घूमकर उनके लिए अनाज, दाल, आटा और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर मंदिर प्रशासन ने परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई फोटो लेता या वीडियो बनाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक पिछले दिनों मंदिर के भीतर बनाए गए कुछ वीडियो और रील की काफी आलोचना हुई थी, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया। तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी में एक दरख्त पहाड़ की है। मंजर खौफनाक है। पहाड़ से पत्थर इतनी रफ्तार से नीचे आ रहे हैं कि आसपास सब धुआं धुआं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बांध तोड़कर आगे बढ़ रही है। घटना पौड़ी इलाके के रतनकोटी गांव की बताई जा रही है, जहां बारिश बंद होने के बाद पहाड़ दरक गया। लोगों को इसकी भनक तब लगी जब उनके खेतों और घरों के आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। मध्य प्रदेश के सतना में करीब 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा सीमेंट प्लांट के बॉयलर में झोंक दिया गया। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे एमपी के 4 जिलों सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली से छापेमारी के दौरान जब्त किया गया था। इस मौके पर सतना के डीआईजी, एसपी समेत चारों जिलों की पुलिस मौजूद रही। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में ये मिठाई की दुकान चर्चा में है। दरअसल यहाँ के अशोकनगर के मिष्टी महल नाम की इस दुकान में कैसी मिठाई बनी है जिसे देखने और चखने के लिए लोग आ रहे हैं। बैलेट पेपर यानी मतदान पत्र जैसे दिखने वाली इस मिठाई पर अलग अलग दलों के पार्टी चिन्ह भी बने हुए हैं। दुकानदार के मुताबिक हाल ही में यहाँ हुए पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान किसी को मतपत्र चबाते देखा तो ये मिठाई बनाने का ख्याल आया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मुंबई की मैनहोल वाली मुसीबत से जुड़ी है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही मुंबई में कई समस्याएं शुरू होती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चिंता खुले मैनहोल को लेकर होती है, क्योंकि इनकी वजह से जान भी चली जाती है। जीएनटी की टीम ने मुंबई के कुछ इलाकों में मैनहोल्स की हालत देखी और समझा कि हादसों को रोकने के लिए इस साल बीएमसी ने क्या इंतजाम किए हैं। अगर सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो तो भला सड़क कैसे नजर आएगी? और जब सड़क नहीं दिखेगी तो ऐसा खुला मैनहोल भी दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ से गुजरे तो मैनहोल में गिरने का खतरा रहेगा। कोई जख्मी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। और हर साल बारिश में मुंबई इस खतरे का सामना करती है। यानी बरसात के मौसम में मुंबई की समस्या सिर्फ जल जमाव या गड्ढों की नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती खुले मैनहोल्स की रही है। हर साल मानसून के समय मुंबई में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं खुले मैनहोल्स की वजह से होती हैं। मुंबई में हर साल कितने ही लोग खुले मैनहोल्स में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं और बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। बीएमसी की तरफ से हर साल ये वादे किए जाते हैं और ये आश्वासन दिया जाता है कि इस साल मुंबई में कहीं भी खुले मैनहोल्स की वजह से कोई भी हादसा नहीं होगा, मगर ये वादे खोखले ही साबित होते हैं। गुजरे वर्षों में मुंबई में खुले मैनहोल्स की वजह से अनगिनत हादसे हुए हैं। बारिश के दिनों में गड्ढों से बचते बचाते अगर कोई निकल भी जाए तो मैनहोल का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। खासकर जब पानी का बहाव तेज हो तो संकट और बड़ा हो जाता है। बारिश के दिनों में मुंबई की मुश्किलों की पड़ताल करते हुए जीएनटी की टीम ने कई इलाकों में मैनहोल को लेकर बीएमसी की तैयारी को जांचा परखा। पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में खुले मैनहोल्स कितने खतरनाक साबित होते हैं।
11 जुलाई 2019 को गोरेगांव में 3 साल के बच्चे की मौत मैनहोल्स में गिरने की वजह से हो गई। 14 जुलाई 2019 को धारावी में एक बच्चे की मौत हुई। 5 सितंबर 2019 को नाला सुपारा में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। एनसीआरबी के अनुसार महाराष्ट्र में 2021 में कुल 19 लोगों की मौत मैनहोल्स की वजह से हुई थी। खुले मैनहोल्स से होने वाले अनगिनत हादसों को देखते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और सभी खुले मैनहोल्स को बंद करने का आदेश दिया। इस साल माननीय कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए उनको आदेश दिए कि मुंबई में जितने भी खुले मैनहोल्स हैं उनको अच्छी तरीके से बंद करना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में इस साल बीएमसी ने पूरे मुंबई में मैनहोल्स को, जितने भी खुले मैनहोल्स हैं उन सबको अच्छी तरीके से ढक दिया है। मुंबई का दादर इलाका ये हिंदमाता का इलाका है जहां पर पहली बारिश में ही पानी पूरी तरीके से भर जाता है। पानी भरने से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और उसकी वजह से मैनहोल यहाँ पर खुले रखे जाते थे, मगर अब इंतजामात कर लिए गए हैं, ऐसी नेट्स बिठाई गई हैं जिससे मैनहोल भी बंद रहेगा और पानी भी जो है वो ड्रेन में जाता रहेगा। मैनहोल्स को लेकर बीएमसी की मुस्तैदी का असर नजर आता है। मुंबई के जिन इलाकों में जल जमाव की समस्या है वहां मैनहोल्स को बंद कर दिया गया है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि वहां से पानी भी निकलता रहे और कोई हादसा भी न हो। पहले तो काफी 8-10 साल पहले मैंने देखे हैं, लेकिन अभी काफी इम्प्रूव किया है बीएमसी ने और सब जगह उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी यूज करके पंप्स लगाए हैं और वो जो पाइप्स है वो ड्रेनेज सिस्टम किया है उसको पूरा जाली से कवर किया है। सो पानी जो है पूरा ड्रेन आउट हो रहा है और ये साल कोई दिक्कत नहीं आ रही। हिंदमाता जंक्शन पे जो पहले स्विमिंग पूल होता था इज क्वाइट गुड, वेरी नाइस। यानी सड़कों के गड्ढे भरने के मामले में भले ही बीएमसी पीछे हो, लेकिन खुले मैनहोल्स की समस्या को उसने गंभीरता से लिया है। इस साल बारिश आने से पहले ही सुरक्षा के जरूरी इंतजाम कर लिए गए। खासकर पानी में डूब जाने वाले हिंदमाता इलाके में लोगों को इस बात की खुशी है कि सभी मैनहोल्स बंद हैं। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी यह समस्या मौजूद है। मैनहोल की स्थिति इस वक्त अपने एरिया में तो ठीक है, हिंदमाता लाइक परेल ड्रेन हो जाता है पानी, मगर आगे का उस तरफ जो साउथ बॉम्बे है बिल्कुल नहीं है ओपन। यस 100% पानी ओवरफ्लो होता है। अभी मैं गोरेगांव में भी, मेरा एक फ्लैट है, मैं गोरेगांव में ओबराय मॉल के यहाँ जब कभी पानी नहीं भरता था वहाँ पानी भरना शुरू हो गया है। मैनहोल्स ओपन हो जाते हैं, वो भी नीचे पता नहीं चलेगा पानी के अंदर है। खुले मैनहोल्स के मामले में लापरवाही सिर्फ बीएमसी की नहीं है। एक बड़ी समस्या ये है कि मैनहोल्स के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। यानी इधर बीएमसी मैनहोल को ढकती है, उधर कुछ पैसों के लालच में उनको चुरा लिया जाता है। मैनहोल्स पहले की तरह ही खुले रह जाते हैं। रात को 3-4 बजे जो मैनहोल का जो ढक्कन वगैरह चोरी करके लेके जाते हैं उनको मिलता क्या है 50-100 रुपया, लेकिन वो 50-100 रुपये के लिए वो लोग ये सब चोरियां वगैरह करते हैं। चक्कर में वो लोग किसी की जाने चली जाती है 50-100 रुपये के चक्कर, लेकिन उनके लिए 50-100 रुपया ऐसे लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन 50-100 के लिए एक आदमी की जान जाती है। तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका दोनों ने ध्यान देना चाहिए। समझो चोरी हुआ तो भी वो वापस दूसरे दिन उधर लगना चाहिए, वैसी कुछ व्यवस्था करो। वो चोर को ताला नहीं है, चोर को कोई ताला नहीं है, चोर चोरी करके जाता ही है। मैनहोल्स के ढक्कन की चोरी रोक पाने में जब बीएमसी नाकाम रही तो उसने इसका तोड़ निकालने की कोशिश की। अच्छी बात यह है कि बीएमसी अब नई तरह के ढक्कन लगाने जा रही है जिनकी चोरी होने पर तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनमें अब सेंसर लगा होगा। अब बीएमसी बहुत जल्द आधुनिक मैनहोल्स के ढक्कन लाने जा रही है। ये आधुनिक तरीके से काम करेगा। ढक्कन के नीचे एक सेंसर लगा होगा, अगर मैनहोल खुल रहा है वो बीएमसी को पता चलेगा, और अगर मैनहोल बहुत देर तक खुला है और चोरी की वारदातें सामने आती है तो वो भी बीएमसी को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, जिससे मैनहोल को तुरंत ही बंद किया जा सके और लोगों की जान खतरे में ना डाली जाए। मुंबई के ज्यादातर जगहों पर इस साल मानसून के समय मैनहोल्स को पूरी तरीके से ढक दिया गया है और बीएमसी की तरफ से सारे इंतजामात मैनहोल्स को लेकर किए गए हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं हमारा इंतजार।
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजा जा सकता है, ये समझने के लिए कि क्या संविधान में इस तरह से परिवर्तन करके कोई ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन के शक में जांच चल रही है। यूपी एटीएस, आईबी, नोएडा पुलिस समेत कई एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही हैं। सीमा हैदर के फोन कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ की। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उमर अंसारी पर फर्जी तरीके से संपत्ति हथियाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों में यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन के लिए आखिरी तारीख 24 जुलाई है। दी गई जानकारी के मुताबिक यूजी के दूसरे चरण के तहत CSAS पोर्टल पर उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। यमुना के जलस्तर में दिन भर में करीब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। जलस्तर 205.50 से बढ़कर 205.84 मीटर हो गया। सरकार ने एहतियातन लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर की तस्वीर लगातार बदल रही है। श्रीनगर, शोपियां और पुलवामा के बाद अब उत्तरी कश्मीर के बारामूला और हंदवाड़ा में 3 दशकों बाद सिनेमा का युग लौटा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन दोनों जगहों पर सिनेमा हॉल का उद्घाटन कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। करने के लिए मरून मखमली कुर्सियां, मरून रंग के वेलवेट में मढ़ी हुई ये शानदार सीढ़ी और सामने कमाल का ये सिनेमाई पर्दा। इस पूरे इलाके में 30 सालों के बाद कोई नया सिनेमा घर लोगों के मनोरंजन के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार है। बारामूला का ये नजारा बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां सिनेमाई संस्कृति की बुनियाद को नए सिरे से गढ़ने का काम किया जा रहा है। 100 सीटों की क्षमता वाला ये सिनेमा घर जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को सौंपा, तब उसके खुशी का ठिकाना न रहा। नागरिकों के सपने प्रशासन के संकल्प बन जाते हैं, तब तरक्की की नई तवारीख लिखी जाती है। पिछले 3 वर्षों में बारामूला ने आकांक्षी जिले के रूप में तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और पूरी शिद्दत से प्रयास किया गया है कि एक भी नागरिक तरक्की की इस यात्रा में पीछे न छूटे। जम्मू कश्मीर के सिनेमा हॉल्स की बात करें तो अकेले घाटी में 1980 के दशक के अंत तक दर्जन भर सिनेमा घर थे, लेकिन आतंकी संगठनों की धमकियों के बाद इन्हें कामकाज बंद करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने 1990 के दशक में दोबारा इन थिएटर्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन सितंबर 1999 में लाल चौक में रीगल सिनेमा पर घातक ग्रेनेड हमले के बाद इन प्रयासों को रोक दिया गया। इसके साथ ही 2 थिएटर्स नीलम और ब्रॉडवे को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। साल 2022 में शोपियां और पुलवामा में भी सिनेमा हॉल खोले गए, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स की नींव रखी गई। इसी कड़ी में बारामूला के साथ साथ हंदवाड़ा में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का खोला जाना जम्मू कश्मीर के सिनेमा संस्कृति को पुनर्जीवित करने का सफल प्रयास साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 529 अंक उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर 66,590 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 147 अंक चढ़कर 19,711 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।
दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 50 रुपए की गिरावट आई। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,950 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 76,400 रुपए है। लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस और यूएई के साथ रियल टाइम पेमेंट मैकेनिज्म और लोकल करेंसी ट्रेड डील साइन करने के बाद भारत अब इंडोनेशिया के साथ ऐसी ही एक डील करने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के वित्त मंत्रियों के बीच हुई बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि सरकार दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिससे यूपीआई और इसी तरह के डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा सोशल मीडिया पर लाइक्स की जानलेवा भूख से जुड़ा है। आए दिन लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो रील्स बनाते हैं कि खुद उनकी जान पर बनाती है। एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला मुंबई में देखने को मिला। मुंबई के बांद्रा इलाके में 2 बच्चों के माता पिता समंदर किनारे उठती लहरों के बीच वीडियो बनवा रहे थे। डेंजर जोन में बैठे दंपत्ति को देख वहां मौजूद लोग हटने की उनसे अपील करते रहे। डरे बच्चे भी अपने मम्मी पापा को बुला रहे थे, लेकिन दंपत्ति हटे नहीं और इसी दौरान अचानक एक तेज लहर की चपेट में आकर पानी में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला के पति की जान तो बचा ली, लेकिन महिला को नहीं बचा सके। पुलिस की मदद से जब महिला की खोज के लिए अभियान चलाया गया तो भारतीय तटरक्षक बल ने महिला का शव बरामद कर लिया। पिछले 72 घंटे में ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें कुल 8 लोगों की जान चली गई। जाहिर है इन घटनाओं से एक बार फिर ये बात उजागर हो गई है कि जरा सी चूक या लापरवाही लोगों को मौत के मुंह में धकेल देती है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। 3 दिन में 8 लोगों की ऐसे मौत हो गई। सेल्फी लेने के चक्कर में घूमने गए और किसी खतरे को उन्होंने अपने लिए बुला लिया। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ही गलत है कि कहाँ सेल्फी लेनी चाहिए कहाँ नहीं, तो आदमियों को पता रहना चाहिए। और तो और कुछ लोग ट्रैक पे जाकर सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग कहाँ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। इतना जरूरी नहीं, अपनी जान भी प्यारी है लोगों को, कहाँ कैसे खड़े होकर सेल्फी लेनी चाहिए, पहले तो ये भी ध्यान रखिए। और आजकल तो लोग सेल्फी को ट्रेंड बना रखे हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ सेल्फी लीजिए। मैं आपसे पूछूंगी कि आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं, कभी आपने ऐसा देखा है लोगों को सेल्फी के चक्कर में किनारे पे जाते हुए? अरे बहुत कॉमन सी है। पहाड़ में चले जाओ, नदी में चले जाओ या किसी भी टफ एरिया में जाओ, तो वहाँ पे लोग हर टिपिकल सिचुएशन पे सेल्फी लेना पसंद करते हैं। इट्स फाइन, सेल्फी लीजिए, आप सेल्फी बनी है, बट जगह और सिचुएशन देख करके। जरूरी नहीं कि हर वीडियो में आपका आना जरूरी है तभी वो वैलिडेट होगी। आप वीडियो भी बना ले रहे तो भी इट्स फाइन, बट सेल्फी के पहले आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। आपने वो वीडियो देखा होगा, मुंबई में एक कपल समुद्र किनारे बैठा है और वहां पे पानी का बहाव इतना था कि वो बह गए। बच्चे भी उनको देख के चिल्ला रहे थे। दिल्ली में भी ऐसा हुआ। दिल्ली में जब अभी बाढ़ आई, बाढ़ जैसी स्थिति हुई, तो बच्चे खेलने लगे, सेल्फी बनाने के चक्कर में भी बहुत लोगों की जान चली गई। हाँ, मैंने वो वीडियो भी देखा था। और अभी ऋषिकेश की बात कर लें तो वहाँ लोग राफ्टिंग करते हैं और बहुत सारी सेल्फीज खिंचवाते हैं उस चीज़ को। तो फन अपनी जगह पे है और लाइफ अपनी जगह पे है। एक छोटी सी गलती से बहुत फैमिलीज को नुकसान सहना पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एरियाज भी प्रोवाइडेड होते हैं जहाँ तक आप लिमिट अपनी खुद से समझनी चाहिए, जिम्मेदारी लेकर के, और उस दायरे में रह करके ही आपको, ठीक है सोशल मीडिया इज पॉपुलर नाउ डेज, बस उसके लिए अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, अपने दायरे में रह के वो सब चीजें करनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है जब लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, खासकर ऐसे इलाकों में जहां थोड़ा खतरा होता है, ग्रुप में मस्ती करने के चक्कर में वो ऐसी हरकतें कर देते हैं, खासकर सेल्फी लेते टाइम, कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेना ठीक है। अगर आप कहीं गए हैं तो आपको एक्सप्लोर करनी है, चीज़ें करिए, लेकिन एक चीज़ होती है कि प्रिकॉशनली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा हो कि अगर आपको लग रहा हो वो जगह सेफ नहीं है तो वहाँ पे प्लीज ऐसे नहीं करिए। आजकल सभी मोबाइल में रहते हैं, रील्स का बहुत ट्रेंड रहता है। रील्स बनाने के चक्कर में, अच्छे व्यूज के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालते हैं। या एक्चुअली रील्स पब्लिक इसलिए बनाते हैं, वो अपनी मेमोरी सेव करते हैं जिस भी वो लोकेशंस पर जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी कोई पर्टिकुलर लोकेशन होती है उस पर एक पर्टिकुलर सेल्फी पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक इजीली वीडियो शूट्स वगैरह कर सके। लेकिन ऐसे डेंजर स्पॉट्स, आपको दिख रहा है कि सामने से पानी आ रहा है या किनारा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी मस्ती के लिए लोग करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं जाना चाहिए और ऐसी जगह पर गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 2024 के चुनाव के लिए गोलबंदी शुरू हो चुकी है। विपक्ष बेंगलुरु में एकता बैठक कर रहा है।
कल बीजेपी दिल्ली में एनडीए की बैठक करने जा रही है। हालांकि दोनों ही गुटों में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इस पर अभी लंबी खींचतान चलने वाली है, लेकिन दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने की रणनीति जारी है। यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी जुड़कर बीजेपी को जवाब दिया जा सकता है और 2024 में लोकसभा चुनाव का दंगल जीता जा सकता है। बेंगलुरु में विपक्ष का यही मंत्र है, यही मैसेज। हालांकि तस्वीर 18 जुलाई की बैठक के बाद साफ होगी, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि पटना से बेंगलुरु आते आते कांग्रेस के साथ विपक्ष का मोर्चा एक कदम और आगे बढ़ गया है। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई भारी लोकप्रियता से घबराकर अपने अपने सिद्धांत, नीतियां और विषयों को छोड़कर एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होगी। एकता बैठक की सिर्फ जगह नहीं बदली, रूपरेखा भी बदली हुई है। 23 जून पटना में हुई बैठक के केंद्र में नीतीश थे, जबकि बेंगलुरु में लगा हर पोस्टर बयान कर रहा है कि फोकस सोनिया और राहुल गांधी पर है। यानी अब कांग्रेस ने पूरी तरह इस मोर्चे की कमान संभाल ली है। सोनिया गांधी की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है। दूसरी अहम बात, पटना में सिर्फ 17 दल थे, यहाँ 26 पार्टियों का जमावड़ा है। तब केजरीवाल की नाराजगी की खबर थी, अब अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ मिलने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ शामिल है। पटना में साथ मिलकर चलना तय हुआ था। बेंगलुरु में सीट शेयरिंग और रणनीति पर बात होगी। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। चर्चा है कि इस बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। हो सकता है कि यूपीए की तर्ज पर इस मोर्चे को कोई नाम दिया जाए। मुमकिन है कि नए मोर्चे का संयोजक का नाम भी फाइनल हो जाए। पर एक बात साफ है कि विपक्ष के नेता के तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आएगा। ये अलग बात है कि बीजेपी बार बार दूल्हे का नाम पूछ रही है। घोर अवसरवादी गठबंधन है, न समझदारी न समन्वय, गिव एंड टेक, मुझे दो तो मुझसे लो। ये लोग भारत का भविष्य बनेंगे, विकल्प बनेंगे। और ये भी सुना कि कर्नाटका से कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये उस कुनबे से पूछिए, दुल्हा है कौन। जब निर्वाचन हो जाएगा, संसदीय दल की बैठक होगी, जिसका बहुमत होगा उसको महामहिम राष्ट्रपति बुलाएंगे। ये संविधान है। अब कोई पूछे कि भाई आपके पास छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो है पर चेहरा कोई नहीं देगा। तैयारी अकेले विपक्षी दलों की ही नहीं है। एक ओर बेंगलुरु में विपक्ष का जमावड़ा है, तो दूसरी ओर दिल्ली में एनडीए की बैठक है। विपक्षी खेमे में 26 पार्टियां हैं, तो बीजेपी अपने साथ 38 पार्टियों को जोड़ने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर के अभी तक 38
हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो सेट प्रिंसिपल एनडीए का है कि हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। मेरे को एक ताजुब हुआ कि मोदी साहब जब राज्यसभा में अपने अध्यक्ष से जो अपना रिप्लाई दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि मैं अकेला ही भारी हूं। बैठकें अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ना तो कांग्रेस के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के साथ उनकी शर्तों के हिसाब से तालमेल बनाना मुमकिन है और ना बीजेपी के लिए करीब 3 दर्जन पार्टियों के साथ समीकरण बनाना आसान है। हाँ, ये साफ है कि 2024 के दंगल में क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत ज्यादा होगी और इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का लक्ष्य मजबूत और भरोसेमंद कुनबा तैयार करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं ने 32 दिन तक पीस वॉक आयोजन किया, जिसका समापन लद्दाख में हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक शांति निर्माता के रूप में सराहना की। विश्व शांति के लिए ये 150 बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा है। इसी के साथ आम लोगों के साथ बौद्ध भिक्षुओं की 34 दिन की पद यात्रा का समापन हो गया। ये सब पैदल चले ताकि दुनिया में शांति बनी रहे, लद्दाख में सद्भाव बना रहे। यही नहीं, लद्दाख में हुई इस पीस वॉक के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने दुनिया में शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत में बौद्ध स्थलों के विकास को लेकर भी मोदी सरकार की तारीफ की। Whole world is going through so many challenges. The world needs a great leader, not economic leader, technological leader, but need a spiritual leader, and who can generate, who can create, who can bring peace and harmony and friendship in the whole world. That's our great leader, Honorable Prime Minister, who is a Karma Yogi himself. पीस वॉक में आए ज्यादातर लोगों ने दुनिया में शांति के लिए पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया। भिक्खु संघ सेना के मुताबिक भारत बहुत भाग्यशाली है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक महान नेता मिले हैं, जो योग, ध्यान और वसुधैव कुटुंबकम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को भारत और दुनिया के सामान्य विकास से जोड़ते हैं। बहरहाल, पीस वॉक का समापन हो चुका है। सबको उम्मीद है कि पीएम मोदी लद्दाख को विकास और आध्यात्म के नए रास्तों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। सीरिया में संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार दमिश्क पहुंचे हैं इराक के प्रधानमंत्री। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सीरिया में संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी दमिश्क पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार, परिवहन, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से मिलकर निपटने पर भी सहमति बनी। जापानी पीएम फूमियो किशिदा मध्य पूर्व देशों के दौरे पर रियाद पहुंचे। यहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और रक्षा से जुड़े 26 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। फूमियो किशिदा यूएई और कतर का भी दौरा करेंगे। स्पेन में ला पाल्मा के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों में पहुंची। इस आग में अब तक 20 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिछले एक हफ्ते से लगी आग पर काबू पाने में 300 से ज्यादा दमकल कर्मी जुटे हुए हैं।
चीन के तटीय शहर किंगदाओ में भारी आतिशबाजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बियर महोत्सव की शुरुआत हुई। यहाँ शामिल हुए लोगों ने 40 देशों के 2000 से ज्यादा किस्म के बियर का आनंद उठाया। 24 दिनों तक चलने वाले बियर फेस्टिवल के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और कंसर्ट का भी आयोजन किया गया है। हर हर महादेव की गूंज जब 7 समंदर पार भी है। सावन में कावड़ लेकर चल रहे श्रद्धालु सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जापान में भी देखने को मिल रहे हैं। जापान के शहर टोक्यो में भी नजारा शिवमय है। देखिए इस रिपोर्ट में। जापान की धरती पर बोल बम का जय घोष। टोक्यो में हर हर महादेव का जयकारा। तस्वीरें जापान के टोक्यो की हैं। यहाँ पर आस्था भक्ति का प्रतीक कांवड़ यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ टोक्यो के फुनाबारो के श्री राधा कृष्ण मंदिर से हुई। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद कांवड़िए जल लेकर 82 किलोमीटर दूर साइतामा के शिव मंदिर की ओर रवाना हुए। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए खास तौर पर बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाया गया। इस खास मौके पर जापान में भारत के राजदूत भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भारत की विविधता में एकता की संस्कृति को दर्शाते हैं। Happy to see participation from all across India. I see people from north, south, east and west. This is the beauty of India. Every festival that celebrate, we see the wholehearted participation of people from all across India. 7 समंदर पार ये कांवड़ उत्सव सावन के दूसरे सोमवार यानी आज ही संपन्न हो गया। इसे बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान ने आयोजित किया। इस कांवड़ यात्रा में सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका के लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस कांवड़ यात्रा के आयोजन को टोक्यो के प्रशासन ने पूरा सहयोग भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पुरुषों के विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। भारतीय शटलर पीवी सिंधु यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पीवी सिंधु को यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सिंधु को चीन की गाओ फेंगजी ने 22-20, 21-13 से हराया। हार के बाद सिंधु ने अपने एक इमोशनल पोस्ट में लिखा कि काफी समय से हर टूर्नामेंट जीतने के बाद जब आपको निराशा मिलती है तो ये दिल टूटने से कम नहीं होता। मैं दोबारा वापसी करूंगी। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पुरुषों के विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को लंदन में खेले गए मुकाबले में उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से मात दी। 19 साल के अल्कारेज का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है जो उन्होंने जीता है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के शामिल होने की उम्मीद कम हो गई है। भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी देशों की रैंकिंग में टॉप 8 से बाहर है। ऐसे में भारतीय टीम के कोच इगोर स्टिमक ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से भावुक अपील की है और इस मामले में दखल देने की गुजारिश की है। असल में खेल मंत्रालय के फैसले के मुताबिक एशियाई खेलों में वही टीमें हिस्सा ले सकती हैं जो अपने खेल की टॉप 8 रैंकिंग में शुमार हो। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।